हेलो, दिस इज़ भास्कर झा। आई एम फ्रॉम एनआईटी रायपुर। ओके, अब ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है ये बिल्कुल ही न्यू है, जिस पे हम अभी फ़िलहाल हमने एक स्टार्ट कर रखा है एक वीडियो सीरीज़, जो कि जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, जो भी हॉट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं बहुत सालों से, और जिस क्वेश्चन का पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है हम उसे डिस्कस करते हैं। चाहे वो क्वेश्चन फेस टू फेस राउंड में हो या फिर वो क्वेश्चन अपना कोडिंग राउंड में हो, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इस वाले सीरीज़ में, जिससे कि हिमांशु हिमांशु मिश्रा, जो कि मेरा ही क्लासमेट है, ठीक है। हम दोनों एनआईटी रायपुर में ही पढ़ रहे हैं अभी। तो वो कर रहा है इस वीडियो सीरीज़ को, चैनल सेम ही है। और मैं जो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज़, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग बोल लो, ठीक है, वीडियो सीरीज़ होने वाला है। और बहुत सारे फ्रेंड जिससे मैं बात किया उसने भी मुझे बोला और मैंने भी खुद देखा, तो मुझे ये लगा। पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कौन सा वीडियो सीरीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, कौन सा कोर्स मैं डिस्कस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उस कोर्स का नाम, उस ट्यूटोरियल का नाम है ग्राफ। और सच बताऊँ तो यूट्यूब, पूरे पूरे यूट्यूब पे, ठीक है, तुम पूरा यूट्यूब देख सकते हो। पूरे यूट्यूब पे ना ग्राफ से रिलेटेड ना तुमको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे भाई, मिलेंगे। 5-10 बंदों ने ग्राफ पढ़ा रखा है। बट ना सच बताऊँ ना तो एक कोई ऐसा नहीं है कि इस पूरा शेड्यूल वाइज पढ़ा रखा हो कि अगर तुमने किसी एक बंदे का ट्यूटोरियल फॉलो कर लिया तो तुम भैया मास्टरी कर लोगे ग्राफ में, या फिर छोड़ो मास्टरी छोड़ो, तुम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपना क्वेश्चन बनाते टाइम। जैसे कि हम जीएफजी पे बनाते हैं क्वेश्चन, लीड कोड पे बनाते हैं, हैकर रैंक पे बनाते हैं, हैकर अर्थ पे बनाते हैं, ठीक है, हैकर रैंक और अर्थ दोनों पे बनाते हैं। देन हम इंटरव्यू बिट, जो कि हाल फिलहाल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज़ इसमें जो क्वेश्चन है ना वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो ना रिपीटेडली आस्क्ड हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी को उठा लो, उसमें देखो तो इंटरव्यू बिट से क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही शॉर्ट लिस्ट, मतलब कि भैया जिन्होंने कंपाइल किया होगा ना, बहुत अच्छी तरह से कंपाइल किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो जब हम उस यहाँ से पढ़ के आते हैं ना किसी भी यूट्यूबर के वीडियो से, तो फिर अपन ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने खुद ही यूट्यूब पे, मैंने जो भी ग्राफ या फिर ट्री जो भी सीखा मैं यूट्यूब से सीखा पहले तो, ठीक है। फिर जब मैं नहीं कर पा रहा था कोई भी क्वेश्चन, तो फिर मैंने हेल्प लेनी शुरू की बहुत सारे वेबसाइट का, बहुत सारे ब्लॉग्स का, बहुत सारे आर्टिकल का। तो जिसमें मैंने जीएफजी का कुछ आर्टिकल पढ़ा, कुछ हैकर अर्थ का पढ़ा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल में आर्टिकल, तो वो मैंने पढ़ा। फिर सीपीएल को एक वेबसाइट है, फिर मैंने कुछ वहाँ से पढ़ा। यानी कि 5-6-7 जगह से मुझे पढ़ना पड़ा, ठीक है। दैन जाके मुझे ग्राफ पे थोड़ा सा कमांड आया। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, चाहे वो लीड कोड के हो, चाहे वो इंटरव्यू बिट के हो। तो फिर जाके थोड़ा सा कमांड आया कि हाँ भैया अब तो चलो ठीक है, अब तो अपन ग्राफ के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अब इतना ये लंबा है ना कि किसी का यूट्यूब वीडियो देखो, फिर जाके जीएफजी का कुछ आर्टिकल देखो, फिर जाके तुम हैकर अर्थ का कुछ आर्टिकल देखो, फिर जाके तुम
कहीं और जैसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, कहीं और से आर्टिकल देखो, फिर CPLGO का आर्टिकल देखो। भैया तुम ना मैनेज नहीं कर पाओगे कि मुझे ना प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए, मैं कहाँ से कहाँ लॉ जंप करूँ, कहाँ से कहाँ जंप करूँ। तो यहाँ ना बच्चे ना फंस जाते हैं, और इसी इरिटेशन में जिसको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता ना, तो वो ग्राफ को छोड़ देते हैं और पूरी ज़िंदगी ना ग्राफ से डरते हैं वो बंदे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा यूट्यूब का सीरीज़ होने वाला है ना ग्राफ का, उसमें ना मैं एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करूँगा। जो एक बच्चा जो ना भैया बीटेक में नया नया आया, या फिर मान लो BCA MCA मतलब MCA कर रहा है वो बंदा, आया और उस बंदे ने ट्री तक करी। ठीक है, अब इस बंदे को ना ट्री तक करी है, तो बंदे ने भैया सच में ना रिकर्सन कर ही रखा होगा, क्योंकि बिना रिकर्सन के तो ट्री करेगा नहीं ये। तो इसने रिकर्शन कर ही रखा होगा। अब जो बंदा है यहाँ से यहाँ, जिस बंदे ने ट्री कर रखा है, तो उस बंदे के पास अब अगला प्रॉब्लम कहाँ आता है कि भैया ये पढ़ेगा क्या, ग्राफ। जो अपना एक नॉर्मल जो फ्लो है, पहले ट्री पढ़ो फिर ग्राफ पढ़ो, मैं वो बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अब ट्री पढ़ो फिर ही ग्राफ पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो। बाकी जो एक है नॉर्मल फ्लो, स्टैंडर्ड फ्लो बोल लो, वो यही है कि पहले ट्री करो फिर ग्राफ करो। तो जब बंदा ग्राफ करने आया, ठीक है, जब बंदा ग्राफ करने आया, तो बंदा भाई देख रहा है ना कि बहुत सारा वो इधर उधर किया। तो फिर मैं वही क्या करने जा रहा हूँ, तो मैं उसी को ना प्रॉपर एक रोड मैप के थ्रू एक प्रॉपर अरेंज कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को कंपाइल करके कि उसको पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, ताकि वो ना बिगिनर टू ये जो गुरु बन जाए ग्राफ में। ठीक है, अभी तो मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, तो ग्राफ में गुरु बनाने की गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, और फिर जब होगा तो ट्री भी पढ़ाऊँगा इसके बाद, क्योंकि ट्री भी बहुत पूछी जाती है। तो हम ना ये फॉलो करेंगे बिगिनर टू ग्राफ। तो अपन क्या करेंगे, अपन बिगिनर से स्टार्ट करेंगे, फिर जो होता है ना टर्मोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन, BFS DFS, फिर ये प्रिम्स क्रुस्कल्स, ये वगैरह वगैरह अपन ना पूरा चलेंगे, पूरे रोड मैप के साथ चलेंगे। वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ रोड मैप कि मैं कौन कौन सा टॉपिक लेने वाला हूँ। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ये जो सीरीज़ होने वाला है वो अन्य जो जितने भी अदर्स हैं यूट्यूबर, उनसे डिफरेंट होने वाला है। तो ये जो अपना है ये दूसरों से डिफरेंट होगा। और होता क्या है ना, ग्राफ, अगर आप ग्राफ का अगर नाम सुन रखे होगे तो आपको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ना आप कोई भी कॉन्टेस्ट उठा लो, कोई भी कॉन्टेस्ट उठा लो, मान लो कि आप दे रहे हो लीड कोड का कॉन्टेस्ट। अब मैं इसका नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, ठीक है, और पार्टिसिपेट करता हूँ इस लीड कोड कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ ना दो होते हैं, वीकली बाई वीकली। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको ग्राफ के मिल जाते हैं, मुझे ग्राफ के मिल जाते हैं। तो पहले क्या होता था, जब मैं आज से 1 साल पहले जब मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता था, तो जहाँ ग्राफ का क्वेश्चन मैं देखता था मैं छोड़ देता था, क्योंकि मुझे ग्राफ नहीं आता था, तो मैं छोड़ देता था। बट अब जब मैं ग्राफ सीख लिया, तो फिर मैं जब ग्राफ का क्वेश्चन मुझे दिखता है तो मैं एटलीस्ट ट्राई तो करता हूँ कि भैया बन जाए। ठीक है, फिर उसको ट्राई करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बहुत बार सॉल्व हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इट्स ओके, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट हैं और हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। तो अगर मुझे सब कुछ आता ही रहेगा तो नया क्या सीखूँगा, इसलिए अच्छा होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो आपको इसीलिए ग्राफ आनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेस्ट में ग्राफ पूछे जाते हैं। और दूसरा ना, आप अगर सोच रहे हो फैंग का, हाँ, ये सपना होता है अगर कोई बंदा ना CSE से है या MCA का है, तो उनका एक तरह का ना सपना होता है। यानी मुझे जो लग रहा है ना, 95% जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो यहाँ जाना चाहते हैं। तो अगर आपका भी आप इसी 95% में हो, जो आप फैंग आपको अट्रैक्ट कर रखा है। फैंग बोले तो फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। ठीक है, अगर 95% बच्चों को जाने का, और बहुत सारी कंपनी, अब ऐसा नहीं है कि ये बस ये फैंग, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो आपको इधर जाने का मन कर रहा होगा, तो आपको अगर इधर जाना है ना, हाँ, इस कॉलेज से कोई भी कॉलेज हो,
बीटेक या एमसी का कोई भी कॉलेज हो, अगर वहाँ से आपको यहाँ आना है ना, तो एक बीच में है ग्राफ, मतलब अकेला ये ग्राफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बट ग्राफ है इनके बीच में। तो आपको ग्राफ आनी चाहिए इसलिए, ठीक है। चाहे वो ग्राफ को आपको फेस टू फेस में पूछ लेगा इंटरव्यू में, या फिर ग्राफ को आपको कोडिंग में पूछ लेगा, कोडिंग इंटरव्यू में, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ग्राफ फंसा के देगा। अगर आप 15 प्लस किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो आपको भैया यहाँ ग्राफ देगा। तो अगर आपको 15 प्लस में जाना है तो ग्राफ सीखो। नहीं, आपको जैसे 4 से 8 लाख तक की कंपनी आती है बहुत सारी, तो यहाँ ना सच बताऊँ तो ग्राफ नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ कंपनियाँ ग्राफ पूछ लेती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इधर जाना है ना, इधर, तो आपको ग्राफ आनी चाहिए, मस्ट है। और अगर आपको यहाँ जाना है ना, तो कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है कि ग्राफ सीखो ही सीखो, ट्री तक से भी काम चल ही जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुद सोचो कि आपको यहाँ रहना है या फिर यहाँ रहना है। अगर यहाँ रहना है तो फिर ग्राफ सीखो, ग्राफ ही नहीं सीखो, बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं उनको भी सीखो, लेकिन ग्राफ सीखो ही सीखो। और अगर यहाँ नहीं, यहाँ जाना है तो ग्राफ को छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं तो यही बोलूँगा कि ग्राफ सीखो भैया, क्योंकि जहाँ ये 4 लाख से 8 लाख देगा, यहाँ ये 15 लाख LPA देगा। हाँ चलो ये सब छोड़ो, अब ये सब अलग बात है, ठीक है। तो अपन देखते हैं ना कि अपन ने ये देख लिया कि ग्राफ क्यों पढ़नी चाहिए। अपन ने ये भी देखा कि मैं जो इस सीरीज़ में फॉलो करने वाला हूँ वो और अदर जो ट्यूटोरियल्स हैं या फिर यहाँ पे यूट्यूब पे, उसमें क्या डिफरेंस है। हाँ एक चीज़ और है कि आप पेड कोर्स भी ले सकते हो ग्राफ पढ़ने के लिए, जो यूडमी पे हैं, कोर्सेरा पे, और बहुत सारे जो वेबसाइट है वहाँ पे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, ठीक है। बट बाकी उसके लिए अपन को ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और बाकी अगर आप यूट्यूब पे इस चैनल के थ्रू पढ़ते हो तो आपको ना विदाउट मनी, बस ना आपको अपना वो आपको ना विल होना चाहिए पढ़ने का, वो होना चाहिए, और प्लस टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं डेली डेली वीडियो अपलोड करूँगा, आपको डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करना कि 2 दिन पढ़ लिया, फिर 10 दिन बीच में ब्रेक दे दिया, फिर से 2 दिन पढ़ लिया, फिर से 5 दिन बीच में ब्रेक दे दिया। तो फिर अगर ऐसे करोगे ना तो भैया कोई नहीं सिखा सकता तुझे ग्राफ, ठीक है। तो आपको ना कंटिन्यू में रहना है। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको देखना है, और ना एक चीज़ और करना, वीडियो स्किप मत कर लेना कि 2 वीडियो कर लिया, फिर 4 वीडियो छोड़ दिया, फिर उसके बाद 2 वीडियो कर लिया। तो स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे ना तो तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और फिर तुम नहीं समझ पाओगे तो फिर तुम बोलोगे कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है ये सब, ठीक है, मोह माया है। तो बस वो मोह माया नहीं बनाना है अपने को। अपन को ना डेली का डेली जो भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, चाहे वो डेली होंगे चाहे अल्टरनेट डे पे होंगे, तो अपन को ना वीडियो देखना है, और बाकी के दिनों में अपन को ना उस पर प्रैक्टिस करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ठीक है, अपन ने ये देख लिया। और अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम जो है ना वो क्या करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। ग्राफ को हम थियोरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, हम ना कोड भी करेंगे, इसका कोड। अब जब कोड करेंगे तो बात आती है कौन से लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। अब जहाँ तक लैंग्वेज की बात आती है ना, तो मैं जो करूँगा ना वो ना जावा में करूँगा। अब भैया आप लोगों ने जावा का नाम सुन ही रखा होगा, ठीक है, तो मैं जावा में करूँगा। और बाकी जो लैंग्वेज अभी पॉपुलर चल रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, तो बंदे C++ करते हैं, और ये करते हैं पाइथन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 वो हैं लैंग्वेज, और भी हैं, और वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं, लेकिन जो मतलब स्टूडेंट के लिए ये 3 लैंग्वेज ही स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ते हैं, जावा, CPP और पाइथन। हाँ सी लैंग्वेज ये तो मैं बोल नहीं सकता, सी लैंग्वेज, ठीक है, सी में भी पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा सी में डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सी ने कोई भी वो लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं कर रखा है जिससे अपन हेल्प ले सके, तो थोड़ा सा सी से डिफ़िकल्ट हो जाता है कोडिंग करना। बाकी C++, पाइथन और जावा से कुछ बहुत आसान रहता है। तो अपन इन तीनों को मेजर फोकस करें, C++, पाइथन और जावा पे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि मैंने कोई कोड किया जावा में, तो आप अगर जावा आता है आपको, तब तो भैया बहुत अच्छी बात है, आपको
कुछ भी ऐसा नहीं आएगा कि मुझे समझ नहीं आया। बट हाँ, अगर आप सीपीपी और पाइथन वाले हो तो मुझे लगता है कि अगर आप ग्राफ कर रहे होगे तो आपको सीपीपी पे भी ठीक ठाक कमांड होगा, तभी आप ग्राफ कर रहे हो, या फिर पाइथन पे भी ठीक ठाक कमांड होगा। यानी कि सीपीपी में आपको एचटीएल आ रहा होगा, या फिर पाइथन में जो भी इसका लाइब्रेरी का सेट है वो सब आ रहा होगा। आप इसके जो भी फंक्शन इन्होंने प्रोवाइड किया है हुआ है पाइथन वालों ने या फिर सीपीपी वालों ने, आपको आ रहा होगा। तो जो मैं जावा में यूज़ करूँगा, चाहे चाहे मान लो मैं ना कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया, तो आपको ना, अगर आप सीपीपी वाले हो तो आपको एचटीएल आ रहा होगा, अगर आप पाइथन वाले हो तो इसका जो लाइब्रेरी है आपको ये आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने कोई मेथड यूज़ कर लिया तो वो सीपीपी में भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और पाइथन में भी प्रोवाइडेड। अगर मान लो हो सकता है कि कुछ मेथड नहीं प्रोवाइडेड हो, तो उसका अल्टरनेट ज़रूर अवेलेबल होगा सीपीपी में भी और पाइथन में भी। तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना कि देख लो ये तो जावा में इम्प्लीमेंट करवाएगा लेकिन मुझे जावा तो आता नहीं है, तो ठीक है अपने लिए ये सीरीज़ नहीं है, ऐसा मत सोचना। ये सब के लिए है जिनको भी लैंग्वेज आती है, चाहे वो जावा, चाहे सीपीपी, चाहे पाइथन। ठीक है, अगर बाकी भी कोई लैंग्वेज आ रहा है लाइक सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट बस समझ में आनी चाहिए। बाकी अगर कॉन्सेप्ट एक बार आपने समझ लिया किसी भी चीज़ का, तो कोड करना तो भैया बहुत आसान है। ठीक है, तब तो कोड करना आपको बहुत, हाँ, लेकिन तब भी मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चे जो कि मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट बोलूँगा जिसमें कि कुछ अजीब सा ही लॉजिक लग रहा हो, तो उनको वो नहीं पता हो कि उनके लैंग्वेज में उसका कोड कैसे होगा, तो तब तो मैं कोड तो करूँगा ही ना अपने जावा में। तो देख लेना कि मैं जावा में क्या यूज़ कर रहा हूँ। मान लो मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैप ऑफ मैप यूज़ कर रहा हूँ, या फिर लिस्ट ऑफ मैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब आप देख लेना कि आपकी लैंग्वेज में ऐसा क्या है, लिस्ट ऑफ मैप है या फिर कुछ और है, इसका नाम कुछ और है। तो ऐसा हो सकता है ना कि पाइथन में आई थिंक कि डिक्ट है, हाँ, और यहाँ पे जावा में मैप है, और जो भी सी प्लस प्लस में मैंने उतना एचटीएल नहीं पढ़ा है, तो मुझे अभी उतना नॉलेज नहीं है एचटीएल के बारे में। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड सीपीपी मतलब एचटीएल में भी कुछ होगा और पाइथन में भी कुछ होगा। ठीक है, तो आप वैसा वहाँ से कर लेना। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है उस कोड को इम्प्लीमेंट करने में, तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, आपको मैं उसी कोड को सीपीपी वर्ज़न और पाइथन वर्ज़न मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सेम कोड जो मैंने जावा में लिख रखा होगा उसका सीपीपी और उसका पाइथन वाला वर्ज़न मैं आपको दूंगा। आप मुझे कमेंट में बस बता देना कि आपको सीपीपी में सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसको कन्वर्ट आपको सीपीपी में भी करवा दूंगा और पाइथन में भी करवा दूंगा। क्योंकि मैं दो जने मिलके ये चैनल चला रहा हूँ, लाइक हिमांशु और मैं। तो हिमांशु को आ रहा होगा मान लो सीपीपी, तो वो कर देगा, या फिर पाइथन आ रहा होगा तो वो कर देगा, या फिर मुझे आ रहा होगा तो मैं कर दूंगा। लेकिन मैं आपको कोड मतलब कमेंट में भेज दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि मुझे सीपीपी का कोड चाहिए, तो मैं आपको सीपीपी का कोड भेज दूंगा। ठीक है, इट्स ओके। तो लैंग्वेज के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता अब कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, चाहे आप सीपीपी के से हो या फिर आप पाइथन से हो या फिर जावा से हो, आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात एक वीडियोज़ की टाइमिंग की। अब एक वीडियो का टाइमिंग क्या होने वाला है, तो मेरा जो वीडियोज़ होने वाला है ना, वो थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाऊँगा कि कॉन्सेप्ट समझाना है प्लस कोड, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है, सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए मैं ना 20 मिनट तो लूँगा ही लूँगा। अब ऐसा नहीं है कि हर एक वीडियो में 20 मिनट लूँगा, अगर छोटी सी वीडियो रही तो 5 से 7 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, जैसे मान लो BFS है, DFS, तो इनमें मैं 20 मिनट तो लूँगा। ठीक है, एक रेंज मान लो 15 to 25, इसका एक रेंज मान लो। हो सकता है 25 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है 15 से थोड़ा सा कम भी हो जाए। तो ये मेरा टाइमिंग, एक वीडियो का ड्यूरेशन या फिर एक वीडियो का टाइमिंग रहेगा। तो अब आप देख लो कि अगर आपको 15 प्लस में जाना है तो आपको इतना तो देना पड़ेगा एक वीडियो पे, 15 to 25 मिनट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अपन छोटे छोटे कोड तो कर नहीं रहे हैं एरे का या कुछ ऐसा कि हाँ भैया 2 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। तो अपन को तो इतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन थ्योरी थोड़ा समझ रहे हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर उसको कोड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर इसमें 15 to 25 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं ना कि एक चीज़ और, हाँ, कि सब बोलते हैं ना भाई अब
ग्राफ से पहले क्या क्या नीड है, ठीक है। तो कुछ नहीं, नीड नहीं है, ये थोड़ा सा ना रिकर्सन आना चाहिए, ठीक है, रिकर्सन आना चाहिए थोड़ा सा। वो पेज थोड़ा गंदा हो चुका था, ठीक है। तो रिकर्सन आना चाहिए आपको, रिकर्शन आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, और मुझे लग रहा होगा कि कोई बंदा अगर ग्राफ पढ़ने आया है तो उसको रिकर्शन आ रहा होगा, तभी वो ग्राफ पढ़ने आया है। क्योंकि रिकर्सन का यूज़ ना हम डीएफएस में करते हैं, डीएफएस जब भी करते हैं तो हम रिकर्सन का यूज़ करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि ओनली डीएफएस से ही पॉसिबल है ये, सॉरी ओनली रिकर्सन से ही पॉसिबल है डीएफएस। हम इटरेटिव वर्जन भी देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम इटरेटिव वर्जन भी देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, रिकर्शन से ये आसान होता है, और क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी तो करना है ना, तो वो उसमें ना रिकर्सन आसान होता है डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ना आपको रिकर्सन आना चाहिए। रिकर्सन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, और हाँ, मास्टरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको मास्टरी होना चाहिए रिकर्सन में तभी तुम इस सीरीज़ को फॉलो करो। बस तुम्हें ना अगर बेसिक नॉलेज भी है रिकर्सन का, चाहे लाइक तुम एरे को ट्रेवर्स कर पा रहे हो, लाइक तुम 1 to n प्रिंट करवा ले रहे हो, या फिर तुम फैक्टोरियल निकाल ले रहे हो, या फिर तुम फिबोनाची सीरीज़ निकाल ले रहे हो, तो भी तुम, या फिर स्ट्रिंग के क्वेश्चन को तुम हैंडल कर पा रहे हो, लाइक चाहे आप नहीं बोलते रिवर्स कर लो, या फिर स्ट्रिंग को ट्रेवर्स भी कर पा रहे हो ना, अगर इतना भी तुमको आते ना, चलो ठीक है, इन सब को भी छोड़ो। अगर तुमको ना थोड़ा सा समझ आता है रिकर्सन की, ये जो कॉल हो रहा है तो इसका स्टेप समझ में आ रहा है, ठीक है, ये फिर इससे पहले वाले पे कॉल हो रहा है, तो अगर ये सभी स्टेप अगर पता आ जाता है ना, कोड देख के भी अगर समझ में आ जाते हैं ना, तो फिर तुम इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आता तो फॉलो ना करो, करो, ठीक है। क्योंकि अपन को ना 15+ में जाना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए 15+ में जाना है, और 15+ में जाना है तो अपन को ना ग्राफ आनी चाहिए, और ग्राफ अगर आनी चाहिए तो अपन को ग्राफ सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और सीखना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से तो सीखोगे, तो सीखो बस ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो भी प्री रिक्वायरमेंट होता है वो। अब अपन क्या करते हैं ना, अब अपन देखते हैं जो कि मैंने जो कंपाइलेशन किया है, जो भी मैंने जितने भी क्वेश्चन कर रखे थे ग्राफ पे, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रखे थे ग्राफ पे, तो अब मैं ना उसका कंपाइलेशन जो मैंने किया, तो मैंने कंपाइलेशन करके अप्रॉक्स जो वो बनाया, तो अप्रॉक्स 30 या 32 टॉपिक मैंने बनाया है, ठीक है। तो वो जो टॉपिक है ना, उन पे अपन क्या करेंगे, उन पे वीडियो बनाएंगे। तो भैया आप खुद ही सोच सकते हो, तो इसमें इस सीरीज़ में कितने वीडियो होने वाले हैं। तो वीडियो सच बताऊं तो 30 to 40 कम से कम वीडियो एटलीस्ट होने वाले हैं। और अगर तुम 30 to 40 वीडियो अगर ग्राफ का कर लोगे, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं प्रोवाइड करवाया है, इतना सारा कंटेंट अगर मैं करवा रहा हूँ, तो अगर तुम पूरा का पूरा फॉलो करते हो तो तुम ना भैया गुरु बन जाओगे ग्राफ में। अगर अभी बिगिनर हो तो तुम गुरु बन जाओगे ग्राफ में, ठीक है। तो चलते हैं अपन, देखते हैं कि क्या क्या अपन को पढ़ना है इस पूरे सीरीज़ में ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो चलो अपन, ये मैंने कुछ टॉपिक लिख के रखा हुआ है, क्योंकि जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं तो टाइम वेस्ट कर चुका हूँ टॉपिक लिखने में, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है। अब तुम सोच रहे होगे कि इस पर इतना ज़्यादा रफ़ क्यों है, जैसे ये या फिर ये सब रफ़ क्यों है इतना सारा। तो बता दूँ कि ये वीडियो मैंने 2 बार पहले भी शूट कर चुका हूँ, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के आने से मैं इसको डाल नहीं पाया। तो ये मैं तीसरा बार कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली फॉर यू। ओके, तो चलो अपन देखते हैं अपन क्या क्या करने वाले हैं। पहला ना अपन टर्मोलॉजी देखने वाले हैं। आप टर्मोलॉजी क्या होता है, तो भैया ग्राफ रिलेटेड जो भी टर्म है ना, लाइक सोच लो, जो वर्टेक्स किसे बोलते हैं, एज किसे बोलते हैं, नोड क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वेटेज ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये जो डैग क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, ये लूप क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं टर्मोलॉजी में तुम्हें समझाने वाला हूँ, जो कि अगला वीडियो होने वाला है। और देखो रिप्रेजेंटेशन, अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भैया, तो ग्राफ तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। हाँ, जैसे अपन एरे बनाते थे तो ऐसे कर देते थे इंडेक्स,
और इसमें कुछ ना एलिमेंट होता था। तो ग्राफ में भी क्या होता है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि ना मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना, दो तरह के पढ़ते हैं, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक एडजेसेंसी लिस्ट। लेकिन तीसरा भी होता है, खैर हम उसको अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं तीसरे को, क्योंकि उसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। और जो बाकी होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट, तो ये जो मैट्रिक्स वाला है ना, उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि तुम उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे एलिमेंट को स्टोर इसमें। और एडजेसेंसी लिस्ट इसीलिए वाइडली पॉपुलर है। अब क्या मतलब क्यों नहीं कर पाएंगे भैया एडजेसेंसी मैट्रिक्स में? तो अपना जो मैट्रिक्स है ना, उसका एक साइज़ है, फिक्स साइज़ है कि इस साइज़ से आगे अपन मैट्रिक्स का साइज़ नहीं ले सकते। तो जब रियल वर्ल्ड में जब आप आते हैं ना, मान लो कि अपन को इम्प्लीमेंट करना है जो अपना ये जो है ना ट्रेन का सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब देख लो कि अपना इंडिया में ना ट्रेन के स्टेशन कितने सारे होंगे, ठीक है। हाँ, ये तो मैं ट्रेन का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी अपन सिटी का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो कि ट्रेन का जो स्टेशन है ना पूरे इंडिया में, वो इतना सारा स्टेशन है, मान लो कि वो ना मैट्रिक्स का जो साइज़ है ना, उस साइज़ में नहीं हो रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स का जो लिमिटेशन है उससे उससे वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो वहाँ पे ना अपना फेल कर जाएगा ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाला। हाँ, बाकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स का तुम यूज़ ये गिग्स फॉर गिग्स के सॉल्यूशन, या फिर तुम हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, ये जो भी है इंटरव्यू वेट, इन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अपन अगर कोई भी रियल लाइफ का यूज़ करें तो एडजेसेंसी लिस्ट, तो इसलिए मैं जो फॉलो करूँगा ना पूरे वीडियोज़ के दौरान, तो मैं ना एडजेसेंसी लिस्ट फॉलो करूँगा, ठीक है। हो ऐसा नहीं है कोई कि हाँ भैया एडजेसेंसी लिस्ट ही फॉलो करूँगा, मैं तुमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स का भी बता के दिखाऊंगा कि कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स से बनाते हैं और कैसे एडजेसेंसी लिस्ट से बनाते हैं, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स से कैसे अपन बीएफएस या डीएफएस इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ कुछ मैं दिखा दूंगा ताकि तुमको आइडिया लग जाए, ठीक है। बाकी फिर मैं एडजेसेंसी लिस्ट ही चलाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब अपन दूसरा जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। अब ये ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है भैया? तो वो जो होता है ना डायरेक्टेड ग्राफ या अनडायरेक्टेड ग्राफ या वेटेज ग्राफ, अब ये वेटेड क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैंने जैसे हाँ पहले भी मैंने समझा रखा था, तो मैं भी समझा दे रहा हूँ अभी फिर से। अब ना ये वेटेड क्या होता है, जैसे मान लो ना ये दिल्ली है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक मान लो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद एक वर्टेक्स है। तो इन दोनों के ना बीच ना कुछ डिस्टेंस होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि दिल्ली के अंदर गाज़ियाबाद है और गाज़ियाबाद के अंदर दिल्ली है, कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। तो इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अपन को ना वेट प्रोवाइड किया जाता है, और इसीलिए ना रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए ही वेटेड ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। और डायरेक्टेड भी होता है, डायरेक्ट मतलब कि ए टू बी ही जा रहा है, और अनडायरेक्टेड क्या होता है, दोनों साइड जा रहा है, ठीक है। फिर अपन का जब ये चीज़ हो जाता है ना, तो अपन आते हैं ट्रेवर्सल पे, जो कि अपन एक ट्री में भी पढ़ रखा होगा ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को ट्रेवर्स करने का, जैसा कि अपन एरे को ट्रेवर्स करते हैं, हाँ जैसे अपन स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं, लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं, वो नहीं होता ए डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये अपन ट्रेवर्स ही तो कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी वहाँ कुछ ऐसा नाम नहीं होता, बट यहाँ पे नाम होता है कि ट्रेवर्सल के दो एल्गोरिथम हैं, बीएफएस है और डीएफएस है, जो कि ट्री में भी होता है बीएफएस और डीएफएस। अब कुछ बंदे सोच रहे होंगे यार ट्री में तो ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं कि बीएफएस क्या होता है, डीएफएस क्या होता है, हमने तो पढ़ा वो प्री पोस्ट इन ऑर्डर, ऐसा कुछ पढ़ा। तो वो जो आपने पढ़ा था ना प्री पोस्ट और इन ऑर्डर, ये ना डीएफएस के पार्ट है, ठीक है, ये डीएफएस के पार्ट है। और जो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर बंदे ने पढ़ा होगा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, ये ना बीएफएस है, ठीक है। ये क्या है, बीएफएस है, और डीएफएस समझ में आ गया। तो अब चलो अपना अपने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि अपन बीएफएस कब यूज़ कर रहे होते हैं और डीएफएस कब यूज़ कर रहे होते हैं भैया। तो नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बीएफएस डीएफएस, लेकिन हाँ सच में कभी यूज़ भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जहाँ कि आप इसको यूज़ कर रहे होगे। एक होता है ना, हाँ क्या कहते हैं, जब आप ना मान लो कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे कि अपना को इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, तो अपन ना 4-5 टॉपिक मान लो सेलेक्ट करते हैं, एरे, स्ट्रिंग, और तीसरा मान लो ग्राफ, ट्री। तो कोई बंदा क्या करता है ना, पहले उसमें मास्टरी एरे में हासिल करता है, फिर जाके स्ट्रिंग पढ़ता है, फिर स्ट्रिंग में मास्टरी हासिल करता है, फिर जाके वो ट्री पढ़ता है, ट्री में मास्टरी हासिल करता है, फिर जाके ग्राफ पढ़ता है, फिर ग्राफ में मास्टरी हासिल करता है, फिर आगे कुछ पढ़ता है। तो वो जो अप्रोच है ना, वो डीएफएस अप्रोच है, किसी एक को चूज़ करना, उसमें पूरा मास्टरी हासिल करना, फिर दूसरे को चूज़ करना, ये होता है डीएफएस। और बीएफएस क्या होता है ना, कि आपने
एरो को चूज़ किया, एरे का कुछ पार्ट किया, फिर स्ट्रिंग पे चले गए, स्ट्रिंग में चूज़ किया, फिर स्ट्रिंग का कुछ पार्ट किया, फिर आप बढ़ गए यहाँ पे मान लो ट्री पे, फिर ट्री का कुछ पार्ट किया, फिर ग्राफ का, फिर से एरे पे आ गए। तो ये जो पार्ट है ना, मतलब रिपीट करने वाला, ये होता है बीएफएस। और मेरा यही मानना है कि अगर किसी को पढ़ना है, टॉपिक रिवीजन में रखना है, तो उसको बीएफएस करना चाहिए, क्योंकि अपन टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते चलते हैं, ठीक है। बाकी चलो इसको साइड करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर ये फॉलो कर रहे हो तो आप एक अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ज़रूर पढ़ सकते हो। फिर अपन देखने वाले हैं बीएफएस वर्सेस डीएफएस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन क्या करें, ये इंट्रोडक्शन है तो मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा इस वीडियो में कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे, बीएफएस वर्सेस डीएफएस। बीएफएस वर्सेस डीएफएस एक थियोरेटिकल टाइप का है। उसके बाद हाँ, अपन बीएफएस का कोड देखेंगे, डीएफएस का कोड देखेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन देखेंगे अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम, किसी भी वर्टेक्स में कब अराइवल किया और कब वो डिपार्चर किया, तो वो टाइम अपन देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डीएफएस। तो अपन डीएफएस का एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो कि अच्छा लगेगा अपने को ये करके, और डीएफएस प्रॉपर समझ में आएगा। उसके बाद ना बाइपर्टाइट ग्राफ, भैया ना डिस्क्रिट मैथमेटिक्स अगर किए होगे तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा भूल सकता है इस नाम को, बाइपर्टाइट ग्राफ। वही ना, बहुत आसान जो होता था, वो एक सेट दिए होते थे ए बी, इसमें कुछ नोड्स होते थे, सॉरी वर्टेक्स होते थे, इसमें भी कुछ वर्टेक्स होते थे, अपन उसको ऐसे ऐसे कर लेते थे। हाँ ठीक है, मतलब कि किसी भी एज का ना सोर्स और डेस्टिनेशन एक सेट में नहीं होना चाहिए। अगर ये एक सेट में होगा तो वो बाइपर्टाइट नहीं होगा, अगर अलग अलग सेट में होगा तो वो बाइपर्टाइट होगा। तो उसको अपन दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट तो होता है बीएफएस से, दूसरा होता है डीएफएस से। अपन इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, मैं कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। ग्राफ जावा का कोड करूँगा, बहुत अच्छा सा इम्प्लीमेंट करूँगा और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ना अपन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे पहुँचेंगे। ये जो हाँ टोपोलॉजी सॉर्टिंग ना डैग, अब ये डैग क्या होता है, तो डैग होता है ना डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। फिर अपन ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ ग्राफ पे पहुँचेंगे। अब देखो ट्रांजिटिव क्लोजर, अब ये क्लोजर का नाम सुनते ही भैया ये क्लोजर कहाँ से आ गया, ऐसा कभी तो समझ में आया ही नहीं है क्लोजर क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं ना, फिर आएंगे अपना चेक इफ़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ कॉन्टेंट्स साइकिल और नॉट, मतलब कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है ना वो साइकिल रख रहा है या नहीं रख रहा। अब ये साइकिल क्या होता है, हाँ साइकिल क्या होता है, तो साइकिल ये होता है ना कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रेवर्सिंग, और मान लो इसमें 3 वर्टेक्स हैं, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आपने वहाँ पहुँच गए। तो फिर ये क्या होता है, एक साइकिल होता है। अपन पढ़ते थे ना लाइफ साइकिल ऑफ एनीथिंग, जैसे कि जावा में पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जेडीबीसी, लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। हाँ तो वही कुछ भी सोच लो, तो लाइफ साइकिल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एक साइकिल बन जाता है, मतलब ये जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं वहीं से आ जाते हैं, ठीक है। तो यही है। उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, ये पढ़ने के बाद अपन डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन इफ़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है इज़ अ ट्री। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जब मैं करवाऊँगा ना बहुत अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद है चेक इफ़ गिवन डायग्राफ इज़ डैग, वही डैग डायरेक्टेड। फिर क्या है ना, फिर है डिसजॉइंट सेट, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट सेट यूनियन फाइंड एल्गोरिथम। इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करना, ओके। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ जो मैंने कंपाइल करके रखा हुआ है तुम लोगों के लिए। अब देखो, अब क्या है ना, ये चेक इफ़ गिवन ग्राफ इज़ स्ट्रांगली कनेक्टेड और नॉट, मतलब एक कोई गिवन ग्राफ अपने को दिया रहेगा, अपन को बस चेक करना है कि वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है या नहीं। अब स्ट्रांगली कनेक्टेड क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अपन देखेंगे। और इसको ना यूजिंग डीएफएस, मतलब कि वन पास में डीएफएस ट्रेवर्सल, अगर ये टाइम बचा तो अपन ये देखेंगे, नहीं तो अपन इसको बीएफएस से करके देखेंगे। बीएफएस से तो देखेंगे ही देखेंगे, अगर टाइम रहा अपने पास तो डीएफएस से भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूनियन फाइंड एल्गोरिथम फॉर साइक्लिक डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। फिर क्रुस्कल्स, भैया इसका नाम तो सब ने सुन रखा होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्रे, प्रिम्स और क्रुस्कल्स का, ठीक है। प्रिम्स क्रुस्कल्स करने के बाद अपन आएंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, तो ये सब अपन देखेंगे उस टाइम पे जब अपन पढ़ रहे होंगे। ये मैं इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि अपन को बस मैं टर्म समझा रहा हूँ कि ये पढ़ने वाले हैं। तो डिजास्टर और बेलमैन-फोर्ड है 2 एल्गोरिथम जिससे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। उसके बाद वो एक होता है ऑल पेयर, यहाँ तो बस सिंगल सोर्स होता है जिसमें एक ही सोर्स होते हैं, और यहाँ क्या होता है ना, सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक होता है ना फ्लॉड बार सोर्स एल्गोरिथम, ठीक है।
उसके बाद अपन चलते हैं ना यहाँ पे फाइंड कॉस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इन डैग, वही डैग में शॉर्टेस्ट पाथ वो करना है, फाइंड करना है। उसके बाद एक है लिस्ट कॉस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ यूजिंग BFS। तो बस ये सब एक नॉर्मल तरह का ही प्रॉब्लम है जो BFS का एक यूज़ करके बन जाएगा। फाइंड मैक्सिमम कॉस्ट पाथ इन ग्राफ फ्रॉम गिवन सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन दिया रहेगा, उसमें मैक्सिमम कॉस्ट पाथ निकालना है अपने को। फिर क्या करना है ना अपन को ना, डिटरमाइन निगेटिव वेट। हाँ, निगेटिव वेट ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, साइकिल इन अ ग्राफ। ठीक है, इसको भी करेंगे। इसको करने के बाद ना अपन आएंगे अपन आएंगे इस पे, फिर देखेंगे कि लिस्ट कॉस्ट पाथ इन गिवन डायग्राफ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन हैविंग एग्जैक्टली एम एज। अब भी जो कुछ देर पहले अपने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें एम एज मतलब एज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर अपन फाइंड द पाथ बिटवीन गिवन वर्टिसेस इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, ये फाइंड करेंगे। फिर ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, ये सच बताओ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से करना। ठीक है, कलरिंग प्रॉब्लम तुम लोगों ने बहुत सुन भी रखा होगा इनके इसके बारे में। प्रिंट ऑल के कलरेबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द ग्राफ, ये भी अच्छे से करना। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्ट और डायरेक्टेड ग्राफ। हाँ, एक डायरेक्टेड ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कि कंस्ट्रक्ट करना है मतलब बनाना है फ्रॉम अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ से दैट सेटिस्फाइज गिवन कॉन्स्टेंट, कुछ कॉन्स्टेंट दिए होंगे उसको सेटिस्फाइड करके अपन को बनाना रहता है, तो वो अपन बनाएंगे। उसके बाद अपन ना स्नैक एंड लैडर पे आएंगे। अब स्नैक एंड लैडर ना प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, जब हम बच्चे थे तो वहाँ पे स्नैक एंड लैडर क्या था, गेम था जो कि अपन को बहुत मज़ा आता था खेलने में। हाँ, बट यहाँ पे क्या है, वही ना प्रॉब्लम बन चुका है अब ये। तो अब समझ रहे हो, जब प्रॉब्लम बन ही चुका है तो ये तो अपना इजी होता था, तो ये क्या होगा, अपना हार्ड होगा। हाँ, है वैसे हार्ड ही है, बट ना जब मैं करवाऊँगा तो फिर तुम भी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छा लगेगा और आसान सा लगेगा। और ये ना बहुत अच्छा वो है, कॉन्सेप्ट यूज़ है इसमें ग्राफ का, तो बहुत अच्छा लगेगा अपन करेंगे जब। तो उसके बाद मैं एक सुपर सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल दो या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दो, जो भी होता है, अब ना वो क्वेश्चन पकड़ेंगे, नंबर ऑफ़ आइलैंड। ये ना लीड कोड का ना बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा लीड कोड कर रहा है और 1 से 2 महीना लीड कोड किया है तो उस बंदे ने ना ये वाला क्वेश्चन किया ही होगा या फिर नाम सुना ही होगा, नंबर ऑफ़ आइलैंड। ठीक है, इसमें वो थोड़ा सा फ्लड फिल टाइप का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, जो अपन फ्लड फिल एल्गोरिथम जो पढ़ते हैं वैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, और वो को उसी कॉन्सेप्ट से इसको अपन बना लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन डिस्कस। हाँ, इतना हो जाने के बाद ये अपना था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट। अपन अगर इतना क्वेश्चन कर लिए हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है, तो फिर अपन क्या करेंगे भैया, अपन को इम्प्लीमेंट तो कहीं ना कहीं करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, अपन को इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करें तो कहाँ इम्प्लीमेंट करें, तो आप लीड कोड अगर टाइम है तो लीड कोड, नहीं तो इंटरव्यू बिट। अगर टाइम है तो लीड कोड भी करो, इंटरव्यू बिट भी करो। अगर टाइम नहीं है आपके पास, देख रहे हो कि आपका प्लेसमेंट बहुत ही नज़दीक है, तो लीड कोड को छोड़ सकते हो, आप इंटरव्यू बिट को पकड़ सकते हो। अब क्या रीज़न क्या है लीड कोड को छोड़ने का, इंटरव्यू बिट को पकड़ने का, तो एक ही रीज़न है भैया कि इंटरव्यू बिट जो डिज़ाइंड है ना, वो इंडिया में जो भी कंपनी आ रही है ना, तो इंडिया में जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत दिनों से, तो उन सब क्वेश्चन का कलेक्शन है इस इंटरव्यू बिट पे। तो आप अगर इसको भी कर ले रहे हो ना, तो आप ना कोई भी कंपनी आ जाए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हो, क्योंकि यहाँ ना बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए ना इन्होंने जो लगा रखा है रिस्ट्रिक्शन टेस्ट केसेस में, अगर आप उसको क्रॉस कर ले रहे हो तो भैया आप एक अच्छे कोडर बन जाओगे, अगर आप इसके टेस्ट केसेस को पास कर ले रहे हो। इसमें बहुत अच्छा टाइमिंग वाला सिस्टम होता है, जिससे आपको लगेगा कि रियल टाइम मैं कोडिंग कर रहा हूँ। इसमें वो टाइम चलता रहता है, अगर आपने कोड को जल्दी सबमिट नहीं किया तो आपके पॉइंट्स रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन ना इसके भी ना क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसमें ना मैंने देखा तो 16 क्वेश्चन तो वो जो पार्टिकुलर सेक्शन वाइज होते हैं ना उसमें थे, और 11 क्वेश्चन जो एडिशनल ऐड हुए हैं। तो सोच सकते हो कि भैया इंपॉर्टेंट है तभी इसको ऐड किया गया है। तो 27 पूरे क्वेश्चन है। अब इस 27 में से तो अपन
इस सीरीज़ में कितने करने वाले हैं। अपन इस सीरीज़ में ना मिनिमम ना 15 छोड़ो 10 से 15 कर लेंगे, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे और बाकी तुम लोग खुद से करना, और अगर ना हो तो कमेंट करना और उस कमेंट में बोलना कि मुझे यार इस क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में वीडियो ज़रूर बनाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। टाइम रहा तो पक्का बना दूँगा, और बाकी अगर नहीं हुआ तो मैं कोड भेज के हेल्प ज़रूर कर दूँगा और कोड को थोड़ा सा समझा भी दूँगा कि हाँ ऐसे ऐसे इसमें हुआ है। बाकी अगर टाइम रहा तो मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर, ठीक है। तो यही था अपना लिस्ट जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ के ड्यूरेशन में। तो तुम लोग अगर 15+ में जाना चाहते हो तो भैया इसकी तैयारी करो, इसका प्रिपरेशन करो और ग्राफ अच्छे से पढ़ो, ग्राफ ज़रूर पढ़ो अगर तुमको जाना है 15+ में तो, और नहीं भी जाना है तब भी पढ़ो, ठीक है। क्योंकि 10+ में तो जाना होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि 10+ वाले ने बोल के रखा है कि मैं तुमसे ग्राफ नहीं पूछूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी ग्राफ पूछ सकते हैं। तो भैया तुम ग्राफ पढ़ो ही पढ़ो। मतलब अगर तुमको SDE बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जो फर्स्ट होता है, जो फ्रेशर्स लोग बनते हैं कॉलेज के बाद, तो तुमको ना ग्राफ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा रफ़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसी सीट को एज अ रोड मैप यूज़ करने वाला हूँ, तो ज़्यादा मैं रफ़ नहीं करूँगा इस पर। नहीं तो एक तो मेरा राइटिंग वैसे ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो रफ़ इस पे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। तो बस यही बोलने वाला हूँ कि अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगे और तुमको अभी लग रहा हो कि तुम्हारे लिए ये हेल्पफुल है, अगर हेल्पफुल है तो लाइक करना, ठीक है, और प्लस शेयर ज़रूर करना कि अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो तुम्हारे जो फ्रेंड होंगे जो किसी और कॉलेज में होंगे जिनके पास मेरा ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, तो उनको ज़रूर शेयर करना चाहे कि ताकि वो भी देखें, जो मान लो टायर 2 में हैं या टायर 3 में हैं, हाँ, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है पढ़ने के लिए कि वो ग्राफ कहाँ से पढ़ें, तो भैया ना उनको ज़रूर शेयर करना। क्योंकि जो टायर 1 वाले बंदे होते हैं उनके पास तो रिसोर्स कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, चाहे वो अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लेते हैं या कहीं से भी कांटेक्ट करके वो रिसोर्स लेके आ जाते हैं। लेकिन जो भी टायर 2 टायर 3 के बंदे हैं उनके पास रिसोर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन टायर 2 या टायर 3 ही बोल लो वहीं से भी था, तो हमें पता है कि वहाँ का माहौल क्या होता है। तो वहाँ के बच्चों को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इसीलिए कर लेना क्योंकि ये जो मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ, अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, यानी कि वो जो बेल दबाना होता है ना, तो वो भी दबा देना, क्योंकि फिर तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन होगा, तो तुम उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखोगे और फिर उस पर और उसका जो कोड रहेगा जो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और प्लस कोड में पेपर पेन पे करवा के दिखाऊंगा। और हाँ, मैं कोई लैपटॉप स्क्रीन नहीं यूज़ करने वाला हूँ फ़िलहाल, तो कोडिंग करने के लिए मैं पेपर पेन पे कोडिंग करूँगा, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है पेपर पेन पे कोडिंग करो। तो मैं भी उसी पे तुमको कर करके दिखाऊंगा कोडिंग के कैसे करते हैं, और फिर तुम उसको इम्प्लीमेंट करना। और जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो कोड भेजूँगा ना, तो भैया जो भी C++ वाले हो तो वो तो चेंज करोगे ही करोगे, हाँ, अपने लैंग्वेज में लिखोगे, मतलब वो टाइप करोगे ही करोगे, पाइथन वाले भी टाइप करोगे। लेकिन जो भी जावा वाले हो ना, तो एक गलती मत करना भैया जावा वाले, कि सीधे सीधे कोड लिया और पेस्ट मार दिया। ये पेस्ट मत मारना, ठीक है। कोड को लेना, एक एक लाइन देख के ही लिख लेना, ठीक है। 2 बार लिख लेना, देख के 3 बार लिख लेना, कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। अगर लिखोगे तो समझ में आएगा, अगर पेस्ट मारोगे तो फिर पूरी ज़िंदगी पेस्ट मारते रह जाओगे, ठीक है। बाकी कुछ होगा नहीं तुमसे, तो इसलिए पेस्ट मत मारना। अगर जावा वाले के लिए कुछ एडवांटेज है तो फिर डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि तुम पेस्ट मार सकते हो, वो कॉपी पेस्ट मत करना। एडवांटेज यही है कि तुम्हारा जो मैं कोड भेजूँगा वो प्रॉपर रनेबल होगा, चल जाएगा तुम्हारे मशीन पे, तुम्हारे सिस्टम पे। बस हाँ, जावा इंस्टॉल होनी चाहिए, JDK जो भी होता है वर्जन उसका वो इंस्टॉल होना चाहिए। CPU वाले को चेंज करना ही पड़ेगा, पाइथन वाले को तो पाइथन वाले का यही एक क्या है पॉजिटिव पॉइंट है पाइथन वाले का, या CPP का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उनका जो है
उनको लिखना ही पड़ेगा कोड अपने लैंग्वेज में चेंज करके, तो उनको समझ में आने वाला है पक्का ही पक्का। पाइथन वाले को भी पक्का पक्का, बट जावा वाले को थोड़ा सा कंडीशन है कि कॉपी पेस्ट ना करे, तो वही अच्छा रहेगा उनके लिए। बाकी तुम लोगों को अब कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, जाओ अब अगले वीडियो का वेट करो। ठीक है, अगले वीडियो में मैं वीडियोस अल्टरनेट डे पक्का डालूँगा। ठीक है, अल्टरनेट डे तो पक्का डाल दूँगा, अगर होगा तो मैं डेली भी डालने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, अगर कभी पॉसिबल नहीं हो पाया तो अल्टरनेट डे मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो तुम जाओ प्रैक्टिस करो, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसका लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, अगर होगा पॉसिबल तो ये जो मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है ना, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर पॉसिबल हुआ तो कोई मैं गारंटी नहीं ले रहा कि इसका मैं दूँगा ही दूँगा, बट हाँ ज़्यादा चांस दे दूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।